हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में करने वाले हैं हम महत्वपूर्ण एक थ्योरम जो अपनी रिवीजन क्लास चल रही है उसका लेक्चर नंबर 2। अब आपकी जो क्लासेज है वो छोटी छोटी क्लासेज ही रख देते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, रिवीजन क्लासेज अपनी 2 है और उसमें ये होता है कि 23-24 मिनट का है वो वीडियो आपके जल्दी से हो जाएगा कंप्लीट, है ना। आपको टाइम नहीं लगेगा, आप 2 की स्पीड में भी उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आप कहोगे तो छोटी छोटी रख देंगे, आप कहोगे तो बड़ी बड़ी रख देंगे क्लासेज, है ना। लेकिन बड़ी क्लासेज में ये है कि एक क्लासेज देखोगे तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा, और ऐसी छोटी छोटी क्लासेज रख लेंगे ना तो आप दिन में 3 से 4 क्लासेज एक देख सकते हो आप आराम से, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज डालने का। ठीक है, वो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए देखने की। मेरी क्लासेज डालने में मैं आपके दिन में 10 क्लासेज भी डाल सकता हूँ, और आप देख ही नहीं सकते तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। तो अपन कोशिश करेंगे 3 से 4 लेक्चर, है ना, डालने की। प्रूफ देखो क्या है इसका। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सांध्यता है वो सिर्फ आवश्यक प्रतिबंध है, मतलब नेसेसरी कंडीशन है, परंतु उसकी सफिशिएंट कंडीशन नहीं कह सकते। कि ऐसे कह सकते हैं कोई भी फलन यदि डिफरेंशिएबल होता है ना, वो फलन हमेशा क्या होता है, सतत होता है। लेकिन सतत फलन का अवकल नहीं होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई फलन कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है तो वो फलन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। यदि कोई फलन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका जो अपोजिट है वो आपका सत्य नहीं होता है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस उसको दिखाएंगे कि वो कंटिन्यूस है ना, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, वो डिफरेंशिएबल केवल मूल बिंदु पर है। तो एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ये अपन एग्जाम्पल लेंगे। ये सर्वत्र सतत है परंतु अवकल नहीं कहाँ पे है, ये ओनली मूल बिंदु पर है। अवकल नहीं कहाँ पे है, ये केवल मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, मैंने एक थ्योरम बताई थी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये बताया था कि एग्जाम्पल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल आपको अलग से भी पूछ सकते हैं और इस थ्योरम के साथ तो आपको लिखना ही लिखना है। तो आज के लेक्चर में अपने दो काम हो जाएंगे एक साथ। एक ही थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी और एक ये आपके एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल कई बार आपके यूनिवर्सिटी में अलग से भी पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस एग्जाम्पल को भी याद हो जाएगा और आपका ये भी थ्योरम भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गई थ्योरम में क्या करना है अपने को। कि ये करना है कि कोई भी फलन है वो डिफरेंशिएबल होता है ना, तो वो फलन हमेशा क्या होता है, सतत होता है। परंतु सतत फलन का अवकल नहीं होना आवश्यक नहीं होता है। उसको हम एग्जाम्पल से बता देंगे कि एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर है, वो सर्वत्र सतत है परंतु अवकल नहीं कहाँ पे है, वो मूल बिंदु पर है। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल अपन कैसे सिद्ध करेंगे, अपन क्या करेंगे कि इसमें डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को लेकर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल चेक करेंगे अपन। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लेकर अपन क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूटी दिखाएंगे, कंटिन्यूस दिखाएंगे। अब कंटिन्यूस कैसे दिखाते हैं बताओ आप। कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है, यदि अपन ये दिखा दे लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट इक्वल टू दिखा दे, ये चीज अपन प्रूफ कर दे, तो इस चीज को प्रूफ कर देंगे ना तो अपन कह देंगे कि फलन क्या है, डिफरेंशिएबल लेकर चलेंगे और उसको अपन कंटिन्यूस सिद्ध कर देंगे। और कंटिन्यूस सिद्ध करने के लिए अपन ये प्रूव कर देंगे कि लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट होता है। तो अपन कह देंगे कि फलन है वो जेड बराबर जेड नॉट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो कंटिन्यूस बता देंगे और फिर कंटिन्यूटी चेक, कंटिन्यूटी कोई फंक्शन ले लेंगे और उसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, वो अपन एग्जाम्पल से करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मान लेंगे फलन एफ जेड है वो जेड बराबर जेड नोट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। फिर डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन लगाएंगे और फिर ऐसे प्रोसेस करके अपन इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूटी की परिभाषा पे ले जाएंगे और कंटिन्यूटी प्रूफ कर देंगे। माना फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड नोट पर क्या है, अवकल नहीं है, अवकल नहीं है। तब अवकलनीयता की परिभाषा से अवकलनीयता की परिभाषा से, तो अवकलनीयता की परिभाषा क्या कहती है, एफ जेड नॉट इक्वल टू, किसी पॉइंट पर ऐसे चेक करते हैं ना, लिमिट एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू होता है जेड इक्वल टू जेड टर्न जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, में परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए। किसी पॉइंट पर अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी है, अद्वितीय रूप से
विद्यमान है। ठीक है, नाउ अब किसको लेकर चलेंगे अपन, इस चीज को लेकर चलेंगे, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट है ना, इस चीज को अपन क्या करेंगे, लेकर चलेंगे, और उससे अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को प्रूफ करेंगे। तो देखो नाउ अब इसको लेकर चला, एफ जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू, इसको अपन क्या ले सकते हैं, देखो एफ जेड माइनस एफ जेड नोट। अब हमने क्या किया, ये डेफिनेशन बनानी है अपने को, तो ये डेफिनेशन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को जेड माइनस जेड नोट चाहिए, तो हमने क्या किया, जेड माइनस जेड नोट से डिवाइड कर दिया, और जेड माइनस जेड नोट से ये अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों अपन ने कर दिया ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब अपन क्या करेंगे, इतना तो बन गया, ये तो बन जाएगा, फिर हमें लिमिट और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट और ले लेंगे। तो देखो लिमिट लेंगे, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, एफ जेड माइनस एफ जेड, तो इसमें अपन लिमिट ले लेंगे, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, ये हो जाएगा एफ जेड माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। हमने क्या किया, सबसे पहले तो जेड माइनस जेड नोट से ऊपर नीचे डिवाइड किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और फिर हमने क्या करा, दोनों तरफ लिमिट ले ली। ठीक है, इसके बाद में देखो लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट। अब इस लिमिट को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, दो फंक्शन होते हैं एफ और जी होते हैं, और दोनों पे क्या लिमिट लगा हो, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो उन दोनों की फंक्शन की लिमिट को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है, ये चीज तो अपने पास क्या है, ये चीज तो अपने पास क्या है, इसको देखो इक्वेशन एक से, ये तो वही है ना, एफ जेड नो एफ डैश जेड नोट ही तो है, तो ये तो हो जाएगा अपने पास एफ डैश जेड नोट, और इसमें जैसे जेड का मान जेड नोट रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट, ठीक है। अब अपने को पता है कि इसकी वैल्यू जीरो होगी या फाइनाइट होगी, तो वो इस पे डिपेंड करेगा, यदि ये वैल्यू फाइनाइट होगी तो ये फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को, जीरो आ जाएगा, है ना भाई, हो सकता है इनफाइनाइट भी हो, लेकिन अपने को ऊपर देखो, ऊपर जब इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो एफ डैश जेड नोट में क्या लिखा हुआ है, कि परिमित है और अद्वितीय रूप से विद्यमान है, तो इसकी वैल्यू कैसी है, फाइनाइट है, तो इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो जिस मान लो 5 है 6 है, इस प्रकार से कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट वैल्यू को यदि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे, चूंकि एफ डैश जेड नोट की वैल्यू कैसी है, परिमित व अद्वितीय, और परिमित और अद्वितीय होने के कारण इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस, यहाँ से हो जाएगा अपने पास, जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो जब इस पे लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट जेड माइनस जेड नॉट, और ये हो जाएगा एफ जेड। अब इस पे लिमिट लेंगे तो एफ जेड हो जाएगा, ये तो लिमिट आ जाएगी, और इस पे लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, जेड का मान जेड नोट, तो यहाँ पे जेड का फंक्शन ही है, तो इसको अपन उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास। ये डेफिनेशन किसकी बन गई, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बन गई, तो यहाँ से एफ जेड है वो जेड इक्वल टू जेड नोट पर सतत। ठीक है, ऐसे अपन इसको प्रूव कर देंगे सतत को। अब अपन क्या करेंगे, अपन एग्जाम्पल लेंगे कि कोई फलन डिफरेंशिएबल है तो वो सतत हो गया, लेकिन सतत फलन का अवकल नहीं होना आवश्यक नहीं है, जिसको अपन निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं, और वो उदाहरण अपन लिखकर उसको सोल्व करेंगे, और उसको बताएंगे कि वो फलन सतत तो है, परंतु अवकल नहीं कहाँ पे है, ओनली मूल बिंदु पर है, फिर उसको अपन सोल्व करेंगे। तो देखो विलोम सतत फलन का
अवकल नहीं होना। आवश्यक नहीं है। जिसे निम्न उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन एग्जांपल लिखेंगे। एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ये सर्वत्र सतत है, परंतु अवकल नहीं कहाँ पर ही है, मूल बिंदु पर। अवकल नहीं कहाँ पे है, मूल बिंदु पर। ठीक है, तो अब अपन इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, वही एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर है, और मोड ऑफ जेड स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये फलन कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है ना, और बहुपद फलन क्या होते हैं, सर्वत्र सतत है, जो कि बहुपद फलन है, सर्वत्र सतत होगा। ये हमने सतत की इसकी डेफिनेशन बता दी। अब अपन को चेक करना है इसकी अवकलनीयता। अवकलनीयता चेक करने के लिए वही तरीका अपने पास पूरे डोमेन पर लेकर चलेंगे, है ना। फंक्शन अपने पास क्या है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर। फंक्शन क्या है अपने पास, मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तब अवकलनीयता की परिभाषा से अब मोड ऑफ जेड स्क्वायर है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जेड इंटू जेड बार भी लिख सकते हैं। यही तो है ना। देखो जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये आगे काम आएगी चीजें अपने, मोड ऑफ जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार। ये आपने देखा ही होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो अपने पास अवकलनीयता की डेफिनेशन लगाएंगे। एफ डैश जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड में परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान है। परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो। अपने पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो जब अपन जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, जेड प्लस डेल जेड का मोड का स्क्वायर। तो यहाँ रख दो, जेड प्लस मोड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस एफ जेड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा डेल जेड। अब अपन जानते हैं, देखो जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये भी मोड ऑफ जेड का स्क्वायर है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस मोड ऑफ डेल जेड का स्क्वायर है ना। इसको भी क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, जेड प्लस डेल जेड और जेड प्लस डेल जेड का बार। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जेड प्लस डेल जेड और जेड प्लस डेल जेड का बार माइनस जेड इंटू जेड बार अपॉन क्या हो जाएगा, डेल जेड। ठीक है, डेल जेड टेंस टू जीरो। अब अपन जानते हैं कि जेड वन प्लस जेड टू का यदि मोड होता है, सॉरी बार होता है, तो इस बार को अपन अलग अलग कर सकते हैं, जेड वन प्लस जेड टू का बार। तो यहाँ से हो जाएगा जेड प्लस डेल जेड, जेड बार प्लस डेल जेड का बार
माइनस जेड इंटू जेड बार अपॉन क्या हो जाएगा, डेल। सोल्व कर लो अब इसको। लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, मल्टीप्लाई कर दो, देखो जेड इंटू जेड बार प्लस जेड इंटू डेल जेड बार प्लस डेल जेड इंटू जेड बार प्लस डेल जेड इंटू डेल जेड बार माइनस जेड इंटू जेड बार अपॉन क्या हो जाएगा, डेल जेड। ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जो बच गया अपने पास, लिमिट जेड इंटू डेल जेड बार बच गया, डेल जेड इंटू डेल जेड बार बच गया, और ठीक है, ऐसे लिख लो, एक ही बात है, डेल जेड इंटू जेड बार बच गया, अपॉन क्या बच गया, डेल जेड बच गया। इतना बच गया, तीन टर्म्स बच गए अपने पास। अब क्या होगा बताओ। अब इन टर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं अपन। अलग अलग कैसे, लिमिट, इसमें इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे। इसमें ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे अपन डेल जेड बार, ठीक है। और इसमें ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा जेड बार, इतना बच जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये तीन अपने पास टर्म्स बच गए। अब इन टर्म्स को लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, तो इनकी लिमिट अलग अलग कर दो। तो लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, जेड इंटू डेल जेड बार अपॉन में डेल जेड प्लस लिमिट डेल जेड टेंस टू डेल जेड बार प्लस लिमिट डेल जेड टेंस टू जेड बार, ठीक है। फिर इसको बाद में एक साथ वापस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है लिमिट को। अगर लिमिट तो एक ही लगाएंगे, लेकिन एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। वो चीज़ क्या बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने लिमिट अलग अलग करी है। ये वाली चीज़ तो देखो जीरो की और टेंस होगी नहीं, क्योंकि जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। अब इस वाले टर्म्स की तरफ देखो, इस वाले टर्म्स की ओर देखो। जब यदि मान लो डेल जेड किसकी ओर हो रहा है, टेंस, यहाँ पे डेल जेड टेंस टू जीरो हो रहा है, तो जब डेल जेड टेंस टू जीरो होगा, तो डेल जेड बार भी क्या होगा, टेंस टू जीरो। जब जेड है वो टेंस, डेल जेड टेंस टू यदि जीरो होता है, तो उसका कॉन्जुगेट भी किस तरफ होगा, जीरो की ओर टेंस होगा, तो इसकी वैल्यू अपन क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, अपने पास क्या टर्म्स बचेंगे, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, जेड इंटू डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, और प्लस में हो जाएगा जेड बार। ये हो जाएगी क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। और लिमिट ऊपर वाली स्टेप में भी लिख सकते हो आप, कहीं भी लिख सकते हो। मैंने सिर्फ इस स्टेप को, लिमिट को अलग अलग इसलिए किया है, ताकि यदि, इसलिए मैंने इसको अलग अलग किया है, ताकि है ना, आपको मैं ये चीज़ बता सकूँ, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अब वही आपको केस फर्स्ट और केस सेकंड, दो केस लेने हैं, और उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है, देखना है कि ये वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो केस फर्स्ट, वही जब डेल जेड टेंस टू, दो ही ज्यादातर दो ही केस ले लो आप, शून्य की ओर अगर एक्स एक्स के अनुदिश हो और वाई एक्स के अनुदिश हो, यदि इन दोनों से काम हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर एक और केस लेना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादातर इन दोनों से काम हो जाता है आपका। जब डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर, एक्स एक्स के अनुदिश हो, तो एक्स एक्स के अनुदिश होगा ना, वास्तविक अक्ष कहते हैं जिसको। तो उसमें क्या होता है, डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर एक्स एक्स के अनुदिश हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल वाई क्या हो जाएगा, जीरो। तब अपन जानते हैं डेल जेड इक्वल टू अपन क्या जानते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो डेल जेड क्या हो जाएगा, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो यहाँ से डेल वाई को जीरो कर देंगे, तो यहाँ से डेल जेड किसकी ओर, डेल जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। तो इसको अब इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। एफ डेल जेड इक्वल टू हो जाएगा लिमिट
तो डेल जेड के स्थान पर जहाँ जहाँ डेल जेड है वहाँ पे तो आ जाएगा डेल एक्स टेंस टू जीरो। जेड जेड के स्थान पर क्या आ जाएगा, यदि अपन यहाँ से देखें वाई इक्वल टू जीरो भी होगा ना, वाई इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, ये जेड को जेड ही रख लो सिर्फ, ये डेल जेड अपॉन डेल जेड बार है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो जेड इक्वल टू यदि एक्स माइनस आयोटा वाई है तो डेल जेड क्या हो जाएगा अपने पास, डेल जेड बार, डेल जेड बार क्या हो जाएगा डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई, इसमें भी डेल वाई क्या होगा जीरो ही होगा, तो डेल जेड भी किस, डेल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स, और ये जेड बार को जेड बार रहने दो, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो एफ डैश जेड इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लिमिट इस पे लगेगी नहीं, तो ये आ जाएगा आंसर जेड प्लस जेड बार, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से अपन इक्वेशन थर्ड को सोल्व कर लेंगे, वाई एक्स का अनुदिश इसका हो तब क्या होगा, के सेकंड, जब डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर, अग्रसर वाई एक्स का अनुदिश हो, तो वाई एक्स का अनुदिश होगा तब डेल एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और यहाँ से देखो जेड इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, डेल जेड इक्वल टू हो जाएगा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, तो यहाँ पे जब डेल एक्स को जीरो करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डेल जेड इक्वल टू आयोटा डेल वाई। इसी प्रकार से यदि अपन जेड बार वाले को देखेंगे तो एक्स माइनस आयोटा वाई, डेल जेड बार इक्वल टू हो जाएगा डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई, तो यहाँ से डेल जेड बार किस इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन समीकरण एक से, तो समीकरण एक से क्या थी, समीकरण एक एफ डैश जेड इक्वल टू था लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो था ना, तो डेल जेड की जगह क्या रखोगे डेल वाई, तो डेल वाई टेंस टू जीरो, फिर था जेड, फिर था डेल जेड बार, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा डेल वाई अपॉन आयोटा डेल वाई, और प्लस में क्या था जेड बार, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे तो बच जाएगा माइनस का वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड बार, दोनों में आपके पास वो पद नहीं है जिन पे लिमिट लगी हुई है, तो जेड बार माइनस जेड लिख दो चाहे जेड प्लस जेड बार लिख दो, या पहले माइनस जेड को लिख दो आप, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस जेड प्लस जेड बार। ठीक है, ये आ गई अपने पास इक्वेशन। अब आपने देखा इक्वेशन सेकंड में तो क्या मान आ रहा है जेड प्लस जेड बार आ रहा है, और इक्वेशन थर्ड में अपने पास क्या आ रहा है माइनस का जेड जेड बार आ रहा है, तो मान अद्वितीय नहीं है ना, तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है, तो ये एग्जाम्पल आपको अलग से भी पूछ सकते हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल को आपको तैयार करना है। अतः फलन एफ जेड है वो अवकलनीय नहीं है, तो यहाँ से अद्वितीय नहीं आया तो यहाँ पे फलन एफ जेड क्या नहीं होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन यदि अपन बात करें यदि जेड इक्वल टू क्या रख दे जीरो रख दे, यदि अपन क्या कर दे जेड इक्वल टू क्या कर दे जीरो कर दे, तब समीकरण 2 से कितना आएगा अपने पास एफ डैश जेड, जेड यदि जीरो होगा तो जेड बार भी क्या हो जाएगा जीरो होगा ना, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, और समीकरण 3 से यदि अपन बात करें तो समीकरण 3 से भी क्या हो जाएगा एफ डैश जेड क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या आ रहा है कि जेड बराबर जब जीरो रख रहे हैं तो यहाँ से अपने पास समीकरण 2 से भी जीरो आ रहा है और समीकरण 3 से भी क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो जो कि क्या हो जाएगा अद्वितीय वैल्यू आ रही है जो कि परिमित व अद्वितीय है, परिमित व अद्वितीय, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि फलन एफ जेड है वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा जेड इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल होगा। आया समझ में, तो हमने सबसे पहले पूरे डोमेन की डेफिनेशन लगाई, और फिर हमने ये चेक किया कि जेड बराबर जब हम जीरो रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है दोनों में जीरो आ रही है,
जो कि क्या है, फाइनाइट भी है, और आपके पास क्या है, अद्वितीय वैल्यू भी है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ ये लेक्चर कितने मिनट का हो गया अपने पास। 25 मिनट का हो गया है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब देखो ये हो गया लेक्चर अपना कंप्लीट, और अब अगले लेक्चर में अपन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, थैंक यू।